Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. शॉक शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग, एक इमरजेंसी एक्यूट कंडीशन होता है। किसे बोलते हैं शॉक? मेरे बॉडी में 5 तरह के वाइटल ऑर्गन होते हैं: ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर एंड किडनी। पांचों वाइटल ऑर्गन मिल करके और मेरे बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर ये पांचों वाइटल ऑर्गन का फंक्शन साइमल्टेनियस एक साथ जब बंद होता है या डिमिनिश्ड कर जाता है, इसी कंडीशन को बोलते हैं शॉक। याद रखना होगा, एक ऑर्गन एक ऑर्गन का फंक्शन बंद होता है तो उसको फेल्योर बोलते हैं। जैसे किडनी का फंक्शन लॉस होगा तो रीनल फेल्योर बोलते हैं, लीवर फेल्योर होगा, लीवर का फंक्शन बंद होगा तो लीवर फेल्योर बोलते हैं, हार्ट का बंद होगा तो हार्ट फेल्योर, लंग्स का तो लंग्स फेल्योर, ब्रेन का तो ब्रेन स्ट्रोक का फेल्योर। लेकिन यहां पर क्या बोलता है कि जैसे 5 ऑर्गन, जैसे ये ब्रेन है, ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट, एंड लंग्स। अगर ये सारे ऑर्गन का एक साथ अगर फंक्शन बंद होता है, ब्रेन, लीवर, किडनी, हार्ट एंड लंग्स, एक साथ सारे ऑर्गन का फंक्शन एक साथ डिमिनिश कर जाता है, इस कंडीशन को बोलते हैं शॉक। और फिर एक और बात है, ये सारे ऑर्गन का फंक्शन एक साथ बंद क्यों होता है? ड्यू टू डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई के डिमिनिश्ड होने के कारण पांचों वाइटल ऑर्गन का फंक्शन सडन बंद होता है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉक। चलिए, यहां तो बात समझ में आ गया कि पांचों ऑर्गन में एक साथ ब्लड सप्लाई बंद हो गई। सारे ऑर्गन में ब्लड सप्लाई का अमाउंट फिक्स होता है कि अब ब्रेन में 750 ml, लीवर में 1600 ml, किडनी में 1250 ml, हार्ट में 300 ml, लंग्स में 300 ml। ये क्या है ना, ये सब फिक्स है कि 1 मिनट में इतना ब्लड सप्लाई इस ऑर्गन में होना जाना चाहिए। अब बात करते हैं, इतना तो पता चला कि वाइटल ऑर्गन का फंक्शन, सारे वाइटल ऑर्गन का फंक्शन जब एक साथ डिमिनिश्ड किया तब शॉक बोले उसको। अब बात करते हैं आगे, ऐसा कैसे संभव है और क्यों हो जाता है ये शॉक। सबसे पहले बात करते हैं इसके टाइप पे, कितने तरह के होते हैं शॉक। तो अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी, कारण के अनुसार से ये शॉक 5 वैरायटीज के होते हैं। सबसे पहला हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक यानी ब्लड का वॉल्यूम लो होने के कारण, जितना हमारे बॉडी में नॉर्मल, हम जानते हैं ना कि हमारे बॉडी वेट के अनुसार ब्लड का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्यों फिक्स है? कि उतना अमाउंट 1 मिनट में ब्लड जाना चाहिए। तो अगर बाय द वे मेरे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम अगर लॉस कर जा रहा है, 24 घंटा में जितना ब्लड होता है उसका 10% से ज्यादा वॉल्यूम लॉस करता है, यानी ब्लड वॉल्यूम लॉस मोर देन 10% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, रिजल्टिंग डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई इन ऑल ऑर्गन, प्रोड्यूसेस शॉक। जितना हमें ब्लड सप्लाई चाहिए 24 घंटा में, जितना चाहिए उतना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि 24 घंटा में बॉडी का 10% से ज्यादा ब्लड लॉस कर जाता है। क्यों? इट इज ड्यू टू हेमरेज के कारण, किसी भी कारण से हेमरेज होने के कारण ब्लड एस्केप कर गया, प्लाज्मा लॉस होने के कारण, बर्न में, कॉलरा में, इस सब में क्या होता है कि ब्लड का वॉल्यूम डिमिनिश करता है। अब इसके डिमिनिश करने के कारण ब्लड वॉल्यूम डिमिनिश कर गया, डिमिनिश करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई ऑर्गन मिलेगा नहीं। क्या डेवलप होगा? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नंबर 2, एनाफाइलेक्टिक शॉक। पहला तो था ना हाइपोवॉल्यूमिक, दूसरा क्या है? एनाफाइलेक्टिक। ये पहला था एनाफाइलेक्टिक।
एनाफाइलेक्टिक या इसको बोलते हैं एलर्जिकल शॉक या इसको बोलते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, सब बोलते हैं इसको हम। क्यों? जब मेरे बॉडी में किसी भी कारण से अबनॉर्मल हिस्टामिन बन जाता है, एक्सेस हिस्टामिन बनने से क्या होगा? ब्लड वेसल डायलेट कर जाएगा। ब्लड वेसल डायलेट करने से क्या होगा कि ब्लड का जो प्लाज्मा है या उसका सब्सटेंस बॉडी इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव कर जाता है। तो जब इसके वजह से क्या होगा? ब्लड वेसल डायलेट कर गया, ब्लड का जो उसका जो फ्लूइड है वो एस्केप कर गया, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो अमाउंट ब्लड का जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का वेलोसिटी है, वह डिमिनिश कर जाता है, बीपी लो कर जाते हैं। और इसके कारण क्या होता है? क्योंकि एलर्जी में क्या होता है ना कि अनयूजुअल ब्लड कैपिलरी डायलेट कर जाता है, बिना काम का डायलेट करता है। तो ऐसे कंडीशन में शॉक हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक। नंबर 3 न्यूरोजेनिक या साइकोजेनिक शॉक। तीसरे नंबर पर होता है न्यूरोजेनिक या साइकोजेनिक। न्यूरोजेनिक किसको बोलते हैं? जब किसी भी कारण से, जैसे डिप्रेशन होगा या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गए, किसी भी कारण से पारासिम्पैथेटिक नर्व जब ज्यादा स्टिमुलेट कर जाता है तो उस कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स का जो टून का मीडिया है वह उसकी टोन लॉस कर जाता है, एक्सेस रिलैक्स कर जाता है। तो पारासिम्पैथेटिक नर्व के हाइपर एक्टिवेशन के कारण जो मसल टोन है वो लॉस कर जाता है। अब मसल टोन लॉस होने से ब्लड का फ्लो डिमिनिश्ड कर जाता है ऑर्गन में, और इसके कारण जो होता है शॉक, उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक या साइकोजेनिक शॉक। इसको लोग बोलते हैं शॉकिंग न्यूज कहते हैं ना। कभी कभी लोग क्या ऐसा न्यूज बोलेंगे कि शॉक में चले जाओगे, यही बात होती है कि ऐसा न्यूज मिलता है जिसके कारण पारासिम्पैथेटिक नर्व एक्सेस स्टिमुलेट कर जाता है, और इसके कारण क्या होता है ना कि ब्लड वेसल्स का टोन लॉस कर जाता है। अब जहां टोन लॉस कर गया, ब्लड का फ्लो लॉस कर गया, इसके कारण शॉक होता है। इसको बोलते हैं क्या? न्यूरोजेनिक या साइकोजेनिक शॉक। अब आते हैं चौथे नंबर पे आते हैं, वह है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक यानी हार्ट ब्लड को पंप करना बंद कर देता है या कम हो जाता है। तो किसी भी कारण से जब हार्ट से ब्लड का पंपिंग जब लो हो जाता है, तो पंप लो होने के कारण ऑर्गन में ब्लड सप्लाई डिमिनिश कर गया, और इसकी वजह से शॉक होता है। इसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। और इसका रीजन क्या है? हार्ट अटैक, इस्केमिक हार्ट डिजीज। अब इसके कारण क्या होगा? अब अटैक हुआ, अब हार्ट से क्या होगा? ब्लड सप्लाई बंद हो गया। ऐसे कंडीशन से जो शॉक होता है उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। अब 5वें नंबर पे आता है, वह है 5th नंबर, उसको बोलते हैं क्या हम? सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक किसको बोलते हैं? सेप्टिक का मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पायोजेनिक इन्फेक्शन। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जब ब्लड सर्कुलेशन में हो जाता है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स इन्फ्लाम हो जाता है, ब्लड वेसल डायलेट कर जाता है, और इसके कारण ब्लड खुद इन्फ्लामेशन हो गया तो सर्कुलेशन तो डिमिनिश करेगा ही ना, और इसके कारण ब्लड सर्कुलेशन डिमिनिश कर जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिक शॉक बोलते हैं। ये जो देखें आप शॉक का, ये 5 वेराइटीज के शॉक हैं अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार से। अब जो हम बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन के अनुसार से, ये 2 वेराइटीज के शॉक होते हैं। एक होता है प्राइमरी शॉक और एक होता है सेकेंडरी शॉक। प्राइमरी शॉक किसको बोलते हैं? यानी एजेंट के एक्सपोजर होने के बाद सडन, यानी कि सडन जब ब्लड सर्कुलेशन डिमिनिश कर जाता है, और जब सडन वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी शॉक। फिर से बात करते हैं, एजेंट के एक्सपोजर होने के तुरंत बाद सडन जब वाइटल ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश करता है, ऐसे कंडीशन को बोलते हैं प्राइमरी शॉक। एग्जाम्पल क्या होगा? हाइपोवोलेमिक के कारण प्राइमरी शॉक होता है। एनाफाइलेक्टिक के कारण प्राइमरी शॉक होता है। न्यूरोजेनिक के कारण प्राइमरी शॉक होता है। यानी तीनों जो पहले आप बताए थे अभी, वह तीनों में प्राइमरी शॉक होता है। और दूसरा सेकेंडरी शॉक। सेकेंडरी शॉक किसको बोलते हैं? यानी एजेंट के एक्सपोजर होने के कई घंटे के बाद, यानी 12 घंटा के बाद जब जनरली शॉक डेवलप होता है,
ऐसे कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेकेंडरी शॉक बोलते हैं। जैसे कार्डियोजेनिक शॉक या फिर सेप्टिक शॉक, इसमें क्या होता है, सेकेंडरी शॉक डेवलप होता है इसमें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे कि शॉक का एक वेराइटी होता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के अनुसार से। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी दो तरह का होता है, एक होता है रिवर्सिबल शॉक, रिवर्सिबल, दूसरा होता है इरिवर्सिबल शॉक। पहले देखिए रिवर्सिबल शॉक, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, पेशेंट शॉक में गया लेकिन कुछ देर के बाद पेशेंट वाइटल ऑर्गन का फंक्शन जब रीस्टोर हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं रिवर्सिबल शॉक। यानी पेशेंट गो इनटू शॉक बट द वाइटल ऑर्गन फंक्शन रीस्टोर आफ्टर फ्यू आवर या आफ्टर ट्रीटमेंट, दैट कंडीशन आर नोन एज रिवर्सिबल शॉक। तो रिवर्सिबल शॉक अब जो फिर से पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, वाइटल ऑर्गन का फंक्शन फिर से नॉर्मल हो जाता है, ऐसे कंडीशन को रिवर्सिबल शॉक बोलते हैं। अब रिवर्सिबल शॉक क्यों होता है, इसके पीछे दो रीजन है, एक है इंट्रिंसिक कॉज और दूसरा है एक्सट्रिंसिक कॉज। एक्सट्रिंसिक, पहला इंट्रिंसिक, जब पेशेंट शॉक में गया तो शॉक में जाने के बाद हमारे बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो कि पेशेंट को वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को फिर नॉर्मल कर देता है। कौन कौन से है इंट्रिंसिक में, जैसे सबसे पहला है एसए रिफ्लक्स, एसए रिफ्लक्स मतलब साइनो ऑर्टिक रिफ्लक्स, यानी हार्ट में जो एसए नोड होता है जब वह उसका फंक्शन डिमिनिश करने लगता है, हार्ट में जब सप्लाई डिमिनिश होने लगता है तो एसए नोड एक रिफ्लक्स डेवलप होता है जिसके बाद कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर जाता है। एक पहला होता है एसए रिफ्लक्स। नंबर 2, दूसरे नंबर पे क्या होता है, रास मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि जब भी हमारे बॉडी से बीपी लो होता है तो किडनी से रेनिन बनने लगता है और वह रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट करके और एंजियोटेंसिनोजेन में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिनोजेन क्या करता है, अल्डोस्टेरोन बनाता है और अल्डोस्टेरोन से हमारे बॉडी का बीपी रीस्टोर हो जाता है। यह भी एक फंक्शन है। तीसरा में होता है स्प्लीन कंट्रैक्शन, जब हमारे बॉडी का बीपी लो होता है, ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश करता है तो स्प्लीन कंट्रैक्ट होता है और स्प्लीन के अंदर जो स्टोर ब्लड सेल होता है आरबीसी प्लेटलेट, वो बाहर निकल करके और सर्कुलेशन को क्या करता है, मेंटेन करता है। अगला होता है एडीएस सिंथेसिस, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जब बीपी लो होता है ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश करता है तो हाइपोथैलेमस से यह हार्मोन बनता है एंटी डायबिटिक हार्मोन। ये क्या करता है, किडनी से वाटर को रिअब्जॉर्ब कर करके और ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करता है। यह भी हमारे बॉडी में रिवर्सिबल शॉक में हेल्प करता है। और अगला होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, हमारे बॉडी में जो सिंपैथेटिक नर्व है वह क्या करता है कि ब्लड के फ्लो को, वेलोसिटी को ये इंक्रीज कर देता है, इसके कारण हमारे बॉडी में रिवर्सिबल शॉक होता है। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि हम बाहर से उसका ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज के अनुसार से, ब्लड वॉल्यूम अगर घट गया तो ब्लड को हम लोग डोनेट करते हैं, तो ये इस तरह से क्या होता है ना कि इसके बाद रिवर्सल हो जाता है। दूसरा होता है इरिवर्सल का मतलब होता है कि जब इंट्रिंसिक कॉज होता है ना वो काम नहीं कर पाता है और ना ही एक्सट्रिंसिक मैनेजमेंट हो पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, बॉडी में इफ्यूजन होने लगता है और धीरे धीरे सारे ऑर्गन फेल होने लगते हैं। ऐसे कंडीशन को बोलते हैं इरिवर्सिबल शॉक। अब बात करते हैं सिम्टम की तरफ। शॉक में कोई पेशेंट गया है, क्या सिम्टम आता है, सबसे पहला यूरिन आउटपुट लो हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, नर्वस फंक्शन डिमिनिश कर जाता है, मसल टोन डिक्रीज कर जाता है, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज कर जाता है, रेस्पिरेशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और बॉडी का मल्टी ऑर्गन फंक्शन धीरे धीरे डिमिनिश करने लगते हैं। ये आपको खुद अपने आप में ये कॉम्प्लिकेशन है। तो सारे ऑर्गन का फंक्शन डिमिनिश कर जाता है, बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाता है। अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन पे।
शॉक में गया है, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? सबसे पहला HB परसेंटेज कराते हैं, लो मिलेगा। पैक्ड सेल वॉल्यूम लो मिलेगा। ABG कराते हैं, ऑक्सीजन जो RT में ऑक्सीजन की लेवल डिक्रीज मिल जाएगा। CO2 का लेवल इंक्रीज मिल जाएगा। मसल टोन देखेंगे, डिक्रीज मिलेगा। इसमें बॉडी में यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों बढ़ जाता है। ECG कराएंगे तो RBF डिक्रीज मिलेगी, घट जाता है इसमें। जब ब्लड शुगर देखते हैं, इंक्रीज कर जाता है ब्लड शुगर। तो ये इसका मतलब ये बॉडी में इतना फंक्शन जो होता है ना, जैसे इन्वेस्टिगेशन से हम लोग सारे ऑर्गन की अलग अलग पता लगा लेते हैं। अब मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं? IV इन्फ्यूजन करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अगर एनाफाइलेक्टिक है, एंटी एलर्जन मेडिसिन चलाते हैं। सेप्टिक है, एंटीबायोटिक चलाते हैं। उसके बाद अल्बुमिन ट्रांसफ्यूजन करते हैं। जैसा कॉज होता है उसके अनुसार मैनेजमेंट करते हैं। ये शॉक में हम लोग इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हम लोग जैसा कॉज उसके अनुसार हम लोग मेडिसिन भी ट्रीटमेंट करते हैं। ये था आपका शॉक। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।